हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टर्स बैच का हमारा आज 9th डे है। 8 दिन हम लोग काफ़ी अच्छे प्रोडक्टिव रहे हैं और आप रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर के सेकेंड लेक्चर को लेकर के आपके लिए आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपके साथ ट्रायंगल्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर हमने शेयर की थी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, खूब ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपके एग्जाम में आने वाले कई सारे क्वेश्चन बिना सॉल्व किए अपने आप सॉल्व हो सकते हैं। मुजमानी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कल जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं तो उसके पहले आप बोलें कि सर इसका आंसर ये होगा। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर से ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है सिलेक्टर्स बैच के नाम से। अगर किसी भी दिन का कोई वीडियो आपका मिस हो जाए तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। बातें समझ में आ रही हैं? आइए बच्चों, त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। आज कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी डेरिवेशन करने के बाद, काफ़ी डिस्कशन करने के बाद वो रिजल्ट आते हैं। वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूं, जिसका यूज़ आप लोग डायरेक्ट अपने एग्जाम में करेंगे और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों, उसका नाम है अंतः केंद्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अंतः केंद्र, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलेंगे सर? इन सेंटर। ऐसा सेंटर जो अंदर में हो उसको अंतः केंद्र कहते हैं। किसके अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं सर? किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के अंतः केंद्र की हम बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, अंतः केंद्र होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स कोई ट्रायंगल गिवन है। बहुत ही इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये कोई ट्रायंगल ABC है, तो इसका अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र बच्चों किसी भी ट्रायंगल का वह सेंटर, वह केंद्र होता है जिसको केंद्र मानकर एक ऐसा वृत्त बनाया जा सकता है जो वृत्त उसकी भुजाओं को स्पर्श करेगा, उसको टच करेगा, उस वृत्त उस त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। उसी को अंतः केंद्र कहा जाता है। अब देखो ये होता क्या है बच्चों, इन सभी के सभी कोणों का अर्धक, कोण B का अर्धक खींचो, कोण C का बच्चों अर्धक खींचो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बच्चों कोण A का भी अर्धक खींचे, आधा करें इसका, बाइसेक्टर इसको कहते हैं। जहाँ पर आकर के मिलेंगे ये सभी के सभी, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं कौन सा केंद्र? अंतः केंद्र बोलते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, अंतः केंद्र कहते हैं जिसको बच्चों इंग्लिश में हम लोग इन सेंटर के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के कोणों के अर्धक जहां पर जाकर के मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप बताओगे कि किसी भी त्रिभुज के कोणों के अंदर, कोणों के अर्धक अर्थात बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स जो होते हैं, जिस पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं, जिस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र या इन सेंटर के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा आपको हमेशा। चलिए, अगला आता है बच्चों एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसको बोलते हैं बच्चों परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र, ठीक है। परिकेंद्र बोलते हैं जिसको हम लोग सरकम सेंटर के नाम से भी बोल देते हैं या एक्सटीरियर सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर माने परिकेंद्र का मतलब ऐसा है कि ऐसा केंद्र जहां से किसी भी त्रिभुज के बाहर शीर्षों को टच करने वाला वृत्त खींचा जा सके, उसको परिकेंद्र अर्थात सरकम सेंटर कहा जाता है। देखिएगा क्या होता है बच्चों, ये जैसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम जैसे हमने ABC ले लिया।
अब अगर हम इस ट्रायंगल्स की साइड का बाइसेक्टर खींचे, इसका बाइसेक्टर और इस साइड का भी बाइसेक्टर खींचे, तो ये बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे, या हम इसको क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें? थोड़ा सा फिगर कम सही बना है, फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को, बट वास्तविक मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, ये आपके पास ट्रायंगल है, ABC है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर खींचोगे ऐसे जाएगा, इसका इधर से जाएगा, इसका बाइसेक्टर इधर से जाएगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो जहां पर जाकर के काटेंगे एक दूसरे को, ये क्या हो जाएगा, इसका सरकम सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? परिकेंद्र हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट्स कि सर इस अंतः केंद्र और परिकेंद्र का काम क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल दिया है इस तरीके से, ये हमारा ट्रायंगल सपोज कर लो ABC है। अब इसके अंदर हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इसकी साइड्स को टच करे, इसको अंतःवृत्त बोलते हैं बच्चों। इन सर्कल क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त, या इसको हम इन सर्कल बोलते हैं। तो जब कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल ड्रा करना होता है तो वहां पे हमेशा अंतः केंद्र की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उसके कोणों का अर्धक करते हैं और जिस पॉइंट पर जाकर के वो मिलता है उसी को केंद्र मान करके आराम से हम लोग उसका अंतःवृत्त खींच सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्या है बच्चों, त्रिभुज है, ABC है, इसके तीनों शीर्षों को टच करके जाने वाली जो है ये एक वृत्त हमें ड्रा करना है। तो यह वृत्त इसका परिवृत्त कहलाएगा, और इस परिवृत्त को खींचने के लिए, सरकम सर्किल को ड्रा करने के लिए हमें इसके सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र की आवश्यकता होगी। और परिकेंद्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस दी गई त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अर्धक खींचेंगे, उनके अर्धक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, उसी को केंद्र मान करके इसके परिकेंद्र को हम लोग ड्रा करते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों की दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। अब इसके बेसिस पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप जरूर से जरूर कर लेंगे, और पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। ठीक है बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, इसको आप ट्रिक नंबर 1 समझिएगा, कहाँ पे कैसे यूज होगी देखिएगा ध्यान से बच्चों। क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल है, समझते चलना, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC, जिसका नाम क्या है बच्चों, ABC है। अगर हम इस एंगल का हाफ खींचें, किसका, एंगल B का हाफ करें, और इधर से एंगल C का हाफ करें, माने अर्धक बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ध्यान से सुनिए सभी लोग, हमारे पास एक ट्रायंगल क्या था, ABC था डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, इस B का अर्धक खींचा, मीन्स लंबार्धक नहीं, अर्धक माने बाइसेक्टर, समद्विभाजक। अब मान लीजिए कि ये आकर के इस पॉइंट O पर मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट O पर मिल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो एंगल आपके पास बच रहा है, एंगल BOC जो होगा वो 90 प्लस एंगल A/2 के इक्वल होता है। हमेशा के लिए बच्चों इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डायरेक्ट यूज़ करने पर आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो, मान लो कि हम लोग इसका भी अर्धक खींच लें, तो हम इस कोण की बात करें, किस कोण की बात करें सर, कोण AOB की बात करें, तब क्या आएगा सर, अगर डियर स्टूडेंट्स हम कोण AOB की बात करेंगे तो 90 प्लस एंगल C/2 हो जाएगा, जो एक बचा है वो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम AOC की बात करेंगे, देखो एंगल AOC की बात करेंगे तो 90 प्लस एंगल B/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डेरिवेशन के पश्चात फाइंड किया गया है, जिसको आपको डायरेक्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, अभी मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा, आपको करके दिखाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। क्लियर हो गई हैं बातें, लेकिन ये तभी सत्य है जब ये OB और OC क्रमशः कोण एंगल B और एंगल C का अर्धक होंगी, आधा कर रही होंगी तब। क्लियर हो गई बातें। चलिए अगला लॉजिक आपको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के सभी रिजल्ट्स को ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिएगा। जानते हो कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हम आपसे काफ़ी लेट में जुड़े,
मुझे पता नहीं था, मेरी काउंसलिंग गड़बड़ हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तो अगर आप लोग हमारे साथ लग गए हैं, अपनी इस डीडी मैथमेटिकल फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ही, लेकिन आप भी बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। अपने इस फैमिली को निरंतर सपोर्ट करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जिस तरीके से यूपी पॉलिटेक्निक वालों को खूब अच्छा कॉलेज मिला है, वैसे आपको भी मिलेगा ज़रूर से ज़रूर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। समझिएगा, अगला ट्रिक नंबर 2 डालिएगा। ट्रिक याद डालो, चाहे हैशटैग लगा लो, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर समझ करके जाना, नहीं तो फिर क्या होगा जान ही रहे हो आप लोग। चलो, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है सर, जिस ट्रायंगल का नाम ए बी और सी। ध्यान सुनो बच्चों, हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है उसका नाम ए बी एंड क्या है सर, सी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको बाहर की तरफ निकाला जाए, मान लो कि ये बी डी हो गया और इधर निकाला गया मान लो सी ई हो गया। तो ये जो एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, इस एंगल की बात मैं कर रहा हूँ। इस एंगल को बच्चों क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल, इसको बहिष्कोण के नाम से जाना जाता है। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब कहा जाता है कि अगर हम इस बहिष्कोण का अर्धक करें, ऐसे इसको आगे की तरफ भी बढ़ाएं और पीछे की तरफ भी ऐसे बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, और इसका भी अर्धक करके ऐसे आगे पीछे बढ़ाएं, ध्यान दो बच्चों, देख रहे हो। तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलने वाली रेखाएं तो आपस में कहीं मिलेंगी ही नहीं, लेकिन जो पीछे की तरफ बढ़ाई जाने वाली रेखाएं हैं वो जिस पॉइंट पर मिलेंगी, मान लो यह कोण थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, थीटा। तो यह कोण थीटा जो होता है वो 90 माइनस a/2, कोण a/2 के बराबर होता है। माने 90 में से ये जो शीर्ष कोण होगा, वर्टेक्स वाला जो एंगल होगा, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही इधर से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी इसके पहले जो मैंने दिखाया उसमें 90 प्लस a/2 था, यहाँ पर 90 माइनस a/2 है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन दोनों की दोनों ट्रिक्स को याद रखेंगे। इसको याद रखने में आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला हमारा देखिएगा, वो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका, ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका और भुजा में संबंध, माध्यिका जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन कहते हैं। और दूसरी चीज भुजा, ठीक है, जिसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज की भुजा और माध्यिका के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखिए क्या संबंध होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। इस त्रिभुज का नाम हमारे पास जो दिया है बच्चों वो ABC दिया हुआ है। ध्यान समझते चलिएगा। अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, अगर हम इस त्रिभुज की भुजा की बात करें तो भुजा इसकी AB है, BC है और बच्चों कौन है, AC है। ये इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हमारे सामने दी गई हैं। अब मान लीजिए कि हम इस त्रिभुज की माध्यिका खींचते हैं। ये पहली वाली माध्यिका है AD, ये दूसरी माध्यिका है BE और ये तीसरी माध्यिका है बच्चों CF। माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा, जो उसके सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसी को माध्यिका कहते हैं। हमने ऐसा आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पर आपको क्या मिला, भुजा मिल गई और इस त्रिभुज की बच्चों आपको क्या मिल गई, माध्यिका मिल गई। ध्यान सुनिएगा, इसकी हमें क्या क्या मिल गई, भुजा और माध्यिका। माध्यिका कौन कौन है सर, इसकी माध्यिका AD है और कौन है भाई, BE है और कौन है सर, इसकी माध्यिका और जो है वो कौन है, CF है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये इसकी माध्यिकाएं आप लोगों को दी गई हैं। अब हमें इनके बीच में संबंध लिखना है। इनके बीच में संबंध माने इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के वर्ग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। 4 गुने के
बराबर होता है, याद रख पाएंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आशा करते हैं इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अभी लेटेस्ट हमने 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जो ज़रूर से ज़रूर आपको समझ में आ रहा है। नोट्स बना रहे हो या नहीं, नोट्स में लिखते जाओ। एग्ज़ाम के पहले इन सारी की सारी चीज़ों को आपको एक बार रिकॉल करके जाना है, एक बार रिवाइज करके जाना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको भी बच्चों नोट करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर देती हैं। कैसे काम करती हैं, जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो देखिए क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है। अब AB का मध्य बिंदु मान लो बच्चों D लिख दिया गया, BC का मध्य बिंदु E लिख दिया गया और इसका AC का मध्य बिंदु F लिख लिया गया। अब इसको आप मिलाओ, इनके जब सभी मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो एक नया त्रिभुज आपको तैयार मिलेगा। यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको मिल रहे होंगे बच्चों। एक त्रिभुज आपको ABC दिख रहा होगा यहाँ पर, और एक त्रिभुज बच्चों आपको DEF यहाँ पर दिख रहा होगा। ध्यान समझिए, ये त्रिभुज बना कैसे है। ये जो हमारे पास त्रिभुज ABC दिया गया था, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमारा नया त्रिभुज DEF बना है। अब इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF में कुछ रिलेशन होता है। देखो क्या होता है, वो है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा 1/4 एरिया ऑफ ABC। मतलब ये हमारा जो DEF है, इस DEF का जो एरिया है बच्चों, वो ABC के एरिया का 1/4 होता है, 1/4 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो जितने भी रिजल्ट अभी तक हम आपको डिस्कस कर दिए हैं वो सभी के सभी समझ में ज़रूर से ज़रूर आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एहसास होगा, और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, कोई डाउट है ही नहीं कि आपका सिलेक्शन ना हो। 101% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। जो कह रहा हूं वही करते चलिए, बस ये भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके बारे में सोचो ही मत। होना है, तय है आपका सिलेक्शन। बस जो कह रहा हूं उसको करते चलिए, होगा सिलेक्शन 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला रिजल्ट देखिएगा बच्चों, किसी भी त्रिभुज की भुजा और कोण में क्या संबंध होता है। भुजा में और बच्चों किसके बीच में, कोण में। भुजा का मतलब क्या होगा, साइड्स होता है, और कोण का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। भुजा और कोण में संबंध क्या होता है, समझो बच्चों। पहला संबंध ये है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, सामने का कोण बड़ा होता है, और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे। मान लो आपके पास ये त्रिभुज दे दिया गया ABC, ठीक है। अब जैसे कहा जाए कि AB जो है वो बड़ा है AC से, भुजा AB BC से, AC से बड़ी है, तो AB के सामने कौन सा कोण है, C, तो कोण C जो होगा वो बड़ा होगा। इसके सामने कौन कोण है, कोण B से। ठीक है, माने बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण उसकी तुलना में छोटा होगा। इसी का उल्टा भी करेगा, जैसे कोण C बड़ा है कोण B से, तो कोण C के सामने जो साइड है वो कौन है, AB है, इसलिए AB बड़ा होगा AC से। एक रिजल्ट ये है जो किसी भी त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच में पाया जाता है कि किसी भी त्रिभुज की जो 2 भुजाएं हैं, अगर उसमें से एक भुजा दूसरे से बड़ी है तो उसके सामने जो कोण बन रहा है वो कोण भी जो है उस भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगला सुनो। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज हमारे पास बच्चों दिया है। इस त्रिभुज का नाम ABC है। अगर कहा जाए इसमें AB AC बराबर है, भुजा AB और AC बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके सामने जो कोण है एंगल B और एंगल C जो होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के जो
सामने के कोण होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, और दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट जो साइड्स होंगी बच्चों वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त त्रिभुज के बारे में जो आपको जानना है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक और होता है त्रिभुज का योग कोण गुण, जो हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बच्चों कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और एक छोटा सा टॉपिक और आता है पाइथागोरस प्रमेय, सबको पता ही होगा इसके बारे में। जैसे हमारे पास लिखा है ABC, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, और इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। प्रमेय कहती है सर कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के क्या होता है, बराबर। सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, सबको इसको पता भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में हम उस चैप्टर में जाकर के काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ हमने ट्रायंगल के कंप्लीट डिस्कशन को कंप्लीट कर दिया है। 2 लेक्चर्स आपको ट्रायंगल के प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई अगर पूरा नहीं देखे थे तो दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट देख लीजिए, और अपने सभी के सभी कंसेप्ट को, सभी टॉपिक को नोट्स में नोट कर लीजिए, जिससे जब कल हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको उसको समझ में आए, आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा हो कि वो क्वेश्चन पहले से ही आपने लगाया हो और आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप उसको समझ रहे होंगे। बाकी अभी 3 PM पर आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी और 5 PM पर आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। उसमें भी आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्टर्स वाली फीलिंग अंदर जरूर जगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।